हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है ऑन चैप्टर फ्रिक्शन। यूनिट है 3, क्लास 11 फिजिक्स। पिछले वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है जो बॉडी के मोशन का अपोज करता है, और बॉडी का मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं। फ्रिक्शन के 3 टाइप हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और थर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। आज हम लोग इन्हीं तीनों टाइप्स से रिलेटेड एक कर्व बनाने जा रहे हैं। अब कर्व ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ये ग्राफ बन रहा है बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच। तो एक एक्सिस में हम लोग अप्लाइड फोर्स लेंगे और दूसरे एक्सिस में हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। यहां पर ओरिजिन ये एक्स एक्सिस है, यहां पर हम लोग लेते हैं अप्लाइड फोर्स को जो हमारे द्वारा ऑब्जेक्ट पर लगाया जा रहा है। दूसरा एक्सिस है वाई एक्सिस, इस पर हम लोग लेते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। 3 टाइप आप याद रखेंगे। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट होता है जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पर हो, यानी स्टेशनरी स्टेट में रुकी हुई अवस्था में हो। उस समय जो फ्रिक्शन अपोज करता है बॉडी के मोशन का, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अप्लाइड फोर्स थोड़ा इंक्रीज हुआ, जिसके चलते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा डिक्रीज हुआ। अब इस कंडीशन पे बॉडी जो है मूव करने के लिए रेडी हो गई। अभी मूव नहीं कर रहा है, मूव करने के लिए रेडी है। तो उस समय जो फ्रिक्शन बॉडी के मोशन का अपोज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। फाइनली हम लोगों ने फोर्स, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो गया और बॉडी मोशन में आ गया। तो जब कोई बॉडी मोशन में है, उस समय जो फ्रिक्शन उसके मोशन का अपोज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो ग्राफ इन्हीं तीनों टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम अगर अप्लाइड फोर्स जितना लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना लग रहा है, तो दोनों एक्सिस पर हमें सेम पॉइंट मिलेंगे। तो इन दोनों का जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर दोनों पॉइंट मीट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे। तो इस तरह से इसका ग्राफ पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर, इसको हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो पार्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन को, एफ फॉर फ्रिक्शन, एस फॉर स्टैटिक। अब क्या हुआ, अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा बढ़ा, जिसके चलते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा कम हुआ। तो ये इंक्रीज हुआ, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा डिक्रीज हुआ। यहाँ तक ओ ए, यहाँ पर हम इसको बी मान लेते हैं। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन को। और लास्ट में क्या हुआ बच्चों, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो गया और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल कम। उस समय बॉडी मोशन में आ गया, चलने लगा। इस टाइम जो फ्रिक्शन बॉडी के मोशन का अपोज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हो गया पोर्शन सी। ओ से ए तक स्टैटिक फ्रिक्शन, ए से बी हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, और बी से सी तक का जो पोर्शन आप ग्राफ में देख रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन को। Details: the part OA of the curve represents static friction. Its value increases with the increase of अप्लाइड फोर्स। ठीक, जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी साथ में बढ़ता है। ये तो बात हो गई पहले पोर्शन की, ओ से ए तक की। अब जैसे पॉइंट ए पर हम पहुंचेंगे, उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपने मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाएगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम लिमिट है वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। at point
ए। स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पहुँचेगा? अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच जाएगा। अब जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँचेगा तो ये रिप्रेजेंट करने लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन को, और लिमिटिंग फ्रिक्शन उस समय लगता है जब बॉडी चलने के लिए रेडी है लेकिन मूव नहीं कर रहा है। इसके डेफिनेशन को हमने पिछले वीडियो क्लास में डिस्कस किया था। अब हम लोग पॉइंट ए से आगे की ओर बढ़ते हैं। बियॉन्ड पॉइंट ए, बियॉन्ड मीन्स आगे, ए के आगे। तो जब ए के आगे बढ़ते हैं तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमें कम होता हुआ दिखाई देता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सीन टू डिक्रीज स्लाइटली। धीरे धीरे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब हमें कम होता हुआ दिखाई देता है। कहाँ पे? बियॉन्ड पॉइंट ए पर, ए के आगे। अब हम मूव करते हैं बी से सी की ओर। तो जब हम बी से सी की ओर बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि अब बॉडी स्मूथ मोशन कर रहा है, और जैसे बॉडी मोशन में आ जाता है उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन उसका अपोज करता है। तो जो पोर्शन बी से सी है वो रिप्रेजेंट करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन को। द पोर्शन बी सी रिप्रेजेंट्स काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए बी से सी तक, और ये जो पोर्शन बी से सी तक है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये भी आप देख रहे हैं। द पोर्शन बी सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और काइनेटिक फ्रिक्शन अब अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट रहता है। हेयर काइनेटिक फ्रिक्शन does not depends on applied force, it remains constant। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता है ये अप्लाइड फोर्स से। अप्लाइड फोर्स बढ़े तो भी उतना ही, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये डिटेल हम लोगों ने देखा अभी ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विच आर गिवन बिलो। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। अब इनके डिटेल्स स्लाइडिंग घसकना, रोलिंग अपने एक्सिस पर घूमते हुए आगे बढ़ना। सपोज ये पेन है, अगर इसको हम एक इंक्लाइंड सरफेस पर रखते हैं तो ये पेन अपने एक्सिस पर घूमते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये पहली बात मोशन में है, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा ये हमें देखना है। तो चूंकि ये बॉडी अपने एक्सिस पर घूमते हुए आगे बढ़ रही है तो इस पर रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट होगा। अगर जैसे कोई बुक है या कोई छोटा सा ब्लॉक है लकड़ी का, वो किसी सरफेस पर स्लाइड कर रहा है बिना अपने एक्सिस पर घूमे हुए, तब उस समय वहाँ पर जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, वो सामने आता है जब स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी।
जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पर स्लाइड करता है, स्लाइडिंग दूसरे बॉडी के सरफेस पर, उस समय जो अपोजिंग फोर्स उनके मोशन का विरोध करता है, रोकता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे एक सरफेस है, एक बॉडी यहाँ पर रखा गया है, आप जानते हैं इसका वेट नीचे mg लगता है, इसके अपोजिट में ऊपर नॉर्मल रिएक्शन r है। अब इस बॉडी पर इधर से अप्लाइड फोर्स P लग रहा है, उधर खींचा जा रहा है, तब बॉडी देख रहे हैं स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन इसके मोशन का अपोज करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर लगेगा दोनों बॉडी के जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है। तो कल भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि फ्रिक्शन लगने के लिए दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट में रहना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट कांटेक्ट फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। रोलिंग फ्रिक्शन एक्चुअली लगता है एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर जिनका शेप सर्कुलर हो, स्फेरिकल हो, जैसे चक्का, व्हील, कोई बॉल, इस तरह के सिलेंडर, इस तरह के बॉडीज़ जो अपने एक्सिस पर घूमते हुए आगे बढ़ते हैं, उसमें फ्रिक्शन जो लगता है उसी को बोला जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट्स लाइक व्हील्स, स्फेयर, सिलेंडर, etc, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब ये किसी सरफेस पर रोल करते हैं, रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play is known as रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए इस तरह का एक बॉल हमने लिया, स्फेयर ले सकते हैं, ये सरफेस पर रोल कर रहा है, अपने एक्सिस पर घूमते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका कोई सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं r। अब इसमें अगर नॉर्मल रिएक्शन दिखाना हो तो इस पर परपेंडिकुलर इस तरह से डिनोट किया जाएगा। अब यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो सरफेस के बीच, वहाँ जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है वही है रोलिंग फ्रिक्शन। इसको हम लोग FR या F रोलिंग भी लिख सकते हैं। ये सेंटर हो गया। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है दो बातों पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला नॉर्मल रिएक्शन R पर, जो मैंने पिछले वीडियो क्लास में आपको बताया था। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, या बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट which is rolling on the surface of another body. Here r is radius of object. अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, तो लिखा जा सकता है F रोलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r/r। और जब आप कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, जो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। वो कांस्टेंट था म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और अगर म्यू एस लिखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एल लिखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और अगर आप म्यू के लिखते हैं तो इसका मतलब होगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है म्यू आर, इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, और ये दोनों टर्म रहेंगे r/r। ये रोलिंग फ्रिक्शन दो बातों पर निर्भर करता है, जैसा आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने पहले देखा ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें हम लोगों ने तीन टाइप के फ्रिक्शन को डिस्कस किया, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बाद हम लोगों ने आज के वीडियो में सीखा कि टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितने होते हैं। तो दो तरह के काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोगों ने देखा, पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पर स्लाइड करती है, आगे सरकती है,
तो उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको बोला जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब कोई बॉडी स्फेरिकल आकृति की अपने एक्सिस पर घूमते हुए रोटेट करते हुए आगे बढ़ती है किसी सरफेस पर, उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको बोला जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये सबसे कम लगने वाला फ्रिक्शन है। अगर आप एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कोई भारी बहुत हैवी बॉक्स या सूटकेस रखा गया है, उसको आपको खींच कर ले जाना है, तो आप उसको अगर खींचेंगे तो वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन वर्क करेगा, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी बॉक्स में या ट्रॉली बैग में हम व्हील्स लगा दें, चक्के लगा दें, तो वही भारी बक्सा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। तो उस समय जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम लगने वाला फ्रिक्शन है। तो जब फ्रिक्शन कम होगा तो अप्लाइड फोर्स भी उसके अकॉर्डिंग कम होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। थैंक यू वेरी मच।